नमस्कार, ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं प्रेमचंद की कहानियां। आज सुनिए उनके कहानी संग्रह मानसरोवर के दूसरे खंड में संग्रहित उनकी एक कहानी जिसका शीर्षक है चमत्कार। बीए पास करने के बाद चंद्र प्रकाश को एक ट्यूशन करने के सिवा और कुछ नहीं सूझा। उसकी माता पहले ही मर चुकी थी, इसी साल पिता का भी देहांत हो गया और प्रकाश के जीवन के जो मधुर स्वप्न देखा करता था वो सब धूल में मिल गया। पिता ऊंचे ओहदे पर थे, उनकी कोशिश से चंद्र प्रकाश को कोई अच्छी जगह मिलने की पूरी आशा थी, पर सब मंसूबे धरे रह गए और अब गुजर बसर के लिए वही 30 रुपए महीने की ट्यूशन रह गई। पिता ने कुछ संपत्ति भी नहीं छोड़ी, उल्टे वधू का बोझ सिर पर लाद दिया और स्त्री भी मिली तो पढ़ी लिखी, शौकीन, जबान की तेज, जिसे मोटा खाने और मोटा पहनने से मर जाना कबूल था। चंद्र प्रकाश को 30 रुपए महीने की नौकरी करते शर्म तो आई, लेकिन ठाकुर साहब ने रहने का स्थान देकर उसके आंसू पोंछ दिए। ये मकान ठाकुर साहब के मकान से बिल्कुल मिला हुआ था, पक्का, हवादार, साफ सुथरा और जरूरी सामान से लैस। ऐसा मकान 20 रुपए मासिक से कम पर नहीं मिलता, काम केवल 2 घंटे का। लड़का था तो लगभग उन्हीं की उम्र का, पर बड़ा कुंद ज़ेहन, कामचोर, अभी 9वें दर्जे में पढ़ता था। सबसे बड़ी बात यह कि ठाकुर और ठाकुराइन दोनों प्रकाश का बहुत आदर करते थे, बल्कि उसे लड़का ही समझते थे। वो नौकर नहीं, घर का आदमी था और घर के हर एक मामले में उसकी सलाह ली जाती थी। ठाकुर साहब अंग्रेजी नहीं जानते थे, उनकी समझ में अंग्रेजी ना लौंडा भी उनसे ज्यादा बुद्धिमान, चतुर और तजुर्बेकार था। संध्या का समय था। प्रकाश ने अपने शिष्य वीरेंद्र को पढ़ाकर छड़ी उठाई तो ठाकुराइन ने आकर कहा, अभी न जाओ बेटा, जरा मेरे साथ आओ, तुमसे सलाह करनी है। प्रकाश ने मन में सोचा कि आज कैसी सलाह है, वीरेंद्र के सामने क्यों नहीं कहा। उसे भीतर ले जाकर रमा देवी ने कहा, तुम्हारी क्या सलाह है, वीरू को ब्याह दूं? एक बहुत अच्छे घर से संदेशा आया है। प्रकाश ने मुस्कुराकर कहा, यह तो वीरू से ही पूछिए। अरे नहीं, मैं तुमसे पूछती हूं। प्रकाश ने असमंजस में पड़कर कहा, मैं इस विषय में क्या सलाह दे सकता हूं? उनका 20वां साल तो है ही, लेकिन यह समझ लीजिए कि पढ़ना लिखना तो हो चुका। तो अभी ना करूं, यही सलाह है? जैसा आप उचित समझे। मैंने तो दोनों बातें कह दी, तो कर डालूं? मुझे लगता है कि लड़का बहक न जाए। प्रकाश ने कहा, मेरे रहते इसकी तो आप चिंता मत करिए। हाँ, इच्छा हो तो कर डालिए, कोई हरज भी नहीं है। रमा जी ने कहा, सब तैयारियां तुम्ही को करनी पड़ेगी, ये समझ लो। मैंने कभी इनकार किया है। खैर, रोटी की खैर मनाने वाले शिक्षित युवकों में एक प्रकार की दुविधा होती है जो उन्हें अप्रिय सत्य कहने से रोकती है। प्रकाश में भी यही कमजोरी थी। बात पक्की हो गई और विवाह का सामान आने लगा। ठाकुर साहब उन मनुष्यों में थे जिन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। उनकी निगाह में प्रकाश की डिग्री उनके 60 साल के अनुभव से कहीं ज्यादा मूल्यवान थी। विवाह का सारा आयोजन प्रकाश के हाथों में था। 10-12 हजार रुपए खर्च करने का अधिकार कुछ कम गौरव की बात नहीं थी। देखते देखते फटेहाल युवक मैनेजर बन बैठा। कहीं कपड़े वाला उसे सलाम करने आया है, कहीं मोहल्ले का बनिया घेरे हुए है, कहीं गैस और शामियाने वाला खुशामद कर रहा है। वो चाहता तो 200-400 रुपए आसानी से बना लेता, लेकिन इतना नीच नहीं था। फिर उसके साथ क्या दगा करता जिसने सब कुछ उसी पर छोड़ दिया था। पर जिस दिन उसने 5000 के जेवर खरीदे, उस दिन उसका मन चंचल हो उठा। घर आकर चंपा से बोला, हम तो यहां रोटियों के मोहताज पड़े हैं और दुनिया में ऐसे आदमी पड़े हुए हैं जो हजारों लाखों रुपए के जेवर बनवा डालते हैं। ठाकुर साहब ने आज बहू के चढ़ावे के लिए 5000 रुपए के जेवर खरीदे। ऐसी ऐसी चीजें कि देख कर आंखें ठंडी हो जाए। सच कहता हूं, बात चीजों पे तो आंख नहीं ठहरती। चंपा ईर्ष्या जनित विराग से बोली, हमें क्या करना है, जिन्हें ईश्वर ने दिया है वो पहने, यहां तो रोकर मरने के लिए पैदा हुए। चंद्र प्रकाश ने कहा, इन्हीं लोगों की मौज है, न कमाना न धमाना, बाप दादा छोड़ गए हैं, मजे से खाते हैं, चैन करते हैं।
इसी से कहता हूं ये ईश्वर बड़ा अन्यायी है। चंपा बोली, अपना अपना पुरुषार्थ है, ईश्वर का क्या दोष। तुम्हारे बाप दादा छोड़ गए होते तो तुम मौज करते। यहां रोटियां चलानी मुश्किल है, गहने कपड़े को कौन और न हम जिंदगी में कोई ऐसी आशा ही है। कोई गत की साड़ी भी नहीं रही कि किसी भले आदमी के घर जाऊं तो पहन लूं। मैं तो ऐसी सोच में हूं कि ठकुराइन के यहां ब्याह में कैसे जाऊंगी। सोचती हूं बीमार पड़ जाती तो जान बचती। कहते कहते उसकी आंखें भर आई। प्रकाश ने तसल्ली दी, अरे तुम्हारे लिए साड़ी लाऊंगा, अब क्या इतना भी नहीं कर सकूंगा। अब मुसीबत के ये दिन हमेशा थोड़ी बने रहेंगे। जिंदा रहा तो एक दिन तुम सिर से पांव तक जेवरों से लदी रहोगी। चंपा मुस्कुराकर बोले, चलो ऐसे मन की मिठाई मैं नहीं खाती, निवाह होता जाए यही बहुत है। गहनों की साथ नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। प्रकाश ने चंपा की बातें सुनकर लज्जा और दुख से सिर झुका लिया। चंपा उसे इतना पुरुषार्थहीन समझती है। रात को दोनों भोजन करके लेटे तो प्रकाश ने फिर गहनों की बात छेड़ी। गहने उसकी आंखों में बसे हुए थे। इस शहर में ऐसे बढ़िया गहने बनते हैं, मुझे इसकी आशा नहीं थी। चंपा ने कहा, कोई और बात करो, गहनों की बात सुनकर जी जलता है। अरे वैसी चीजें तुम पहनोगी तो रानी लोगोगी, रानी। गहनों से सुंदरता बढ़ जाती है, चंपा बोली। ऐसी बहुत सी औरतें देखी हैं जो गहने पहनकर भी भद्दी दिखती है। ठाकुर साहब भी मतलब के यार हैं। ये न हुआ कि इसमें से कोई चीज चंपा के लिए भी लेते जाओ। चंपा बोली, तुम भी कैसी बच्चों जैसी बातें करते हो। प्रकाश बोला, इसमें बचपन की क्या बात है, कोई उदार आदमी कभी इतना कृपणता नहीं करता। चंपा बोली, मैंने तो ऐसा कोई उदार नहीं देखा जो अपनी बहू के गहने किसी गैर को दे दे। प्रकाश बोला, मैं गैर नहीं हूं, हम दोनों एक ही मकान में रहते हैं। मैं उनके लड़के को पढ़ाता हूं और शादी का सारा इंतजाम कर रहा हूं। अगर 100-200 की कोई चीज दे देते तो वो निष्फल नहीं जाती, मगर धन वालों का हृदय धन के भार से दबकर सिकुड़ जाता है, उसमें उदारता के लिए कोई स्थान नहीं रहता। रात के 12 बज गए हैं, फिर भी प्रकाश को नींद नहीं आती। बार बार वही चमकीले गहने आंखों के सामने आ जाते हैं। कुछ बादल हो आए हैं और बार बार बिजली चमक उठती है। सहसा प्रकाश चारपाई से उठ खड़ा हुआ। उसे चंपा का आभूषणहीन अंग देखकर दया आई। यही तो खाने पीने की उम्र है और इसी उम्र में इस बेचारी को हर एक चीज के लिए तरसना पड़ रहा है। वो दबे पांव कमरे से बाहर निकलकर छत पर आया। ठाकुर साहब की छत इस छत से मिली हुई थी। बीच में एक 5 फीट की दीवार थी। वो दीवार पर चढ़कर ठाकुर साहब की छत पर आहिस्ता से उतर गया। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। उसने सोचा, पहले जीने से उतरकर ठाकुर साहब के कमरे में चलूं। अगर वो जाग गए तो मैं जोर से हंसूंगा और कहूंगा कैसा चरका दिया, या कह दूंगा कि मेरे घर की छत से कोई आदमी इधर आता दिखाई दिया, इसलिए मैं भी उसके पीछे पीछे आता कि देखूं क्या करता है। अगर संदूक की कुंजी मिल गई तो फिर पता है किसी को मुझ पर संदेह ही नहीं होगा। सब लोग नौकरों पर संदेह करेंगे, साहब नौकरों की हरकत है, इन्हें छोड़कर और कौन ले जा सकता है। मैं बेदाग बच जाऊंगा। शादी के बाद कोई दूसरा घर लूंगा, फिर धीरे धीरे एक एक चीज चंपा को दूंगा जिससे उसे कोई संदेह नहीं हो। फिर भी वो जीने से उतरने लगा तो उसकी छाती धड़क रही थी। धूप निकल आई थी। प्रकाश अभी सो रहा था कि उसे जगाकर चंपा ने कहा, बड़ा गजब हो गया, रात को ठाकुर साहब के घर में चोरी हो गई। चोर गहने की संदूकची उठा ले गया। प्रकाश ने पड़े पड़े पूछा, किसी ने पकड़ा नहीं चोर को? अरे किसी और को खबर भी हो? वो संदूकची ले गया जिसमें ब्याह के गहने रखे थे। न जाने कैसे कुंजी उड़ा ली और न जाने उसे कैसे मालूम हुआ कि संदूक में संदूकची रखी है। अरे नौकरों की कार्रवाई होगी, बाहरी चोर का कोई काम नहीं है। नौकर तो उसके तीनों पुराने हैं। प्रकाश ने कहा, नियत बदलते क्या देर लगती है, आज मौका देखा उठा ले गए। चंपा बोली, तुम जाकर जरा उन लोगों को तसल्ली तो दो। ठकुराइन बेचारी रो रही थी, तुम्हारा नाम ले लेकर कहती थी कि बेचारा महीनों इन गहनों के लिए दौड़ा, एक एक चीज अपने सामने जजबाई और चोर दाढ़ीदारों ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। प्रकाश चटपट उठ बैठा और घबराता हुआ से जाकर ठकुराइन से बोला, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया माताजी, मुझसे अभी अभी चंपा ने कहा। ठाकुर साहब सिर पर हाथ रखे हुए बैठे थे। बोले, कहीं सेंध नहीं, कोई ताला नहीं टूटा, किसी दरवाजे की चूल नहीं उतरी, समझ नहीं आता चोर आया किधर से। ठकुराइन ने रोकर कहा, मैं तो लुट गई भैया,
ब्याह सिर पर खड़ा है, कैसे क्या होगा। हे भगवान, तुमने दौड़ धूप की थी तब कहीं जाके चीजें आई थी, न जाने किस मनहूस शायद से लगन आई थी। प्रकाश ने ठाकुर साहब के कान में कहा, मुझे तो किसी नौकर की शरारत मालूम होती है। ठाकुरायन ने विरोध किया, नहीं भैया, नौकरियों में ऐसा कोई नहीं है। 10-10 हजार रुपए यूं ही ऊपर रखे रहते थे, कभी एक पाई भी नहीं गई। ठाकुर साहब ने नाक सिकोड़ कर कहा, तुम क्या जानो आदमी का मन कितना जल्दी बदल जाया करता है। जिसने अब तक चोरी नहीं की वो कभी चोरी नहीं करेगा, ये कोई नहीं कह सकता। मैं तो पुलिस में रिपोर्ट करूंगा और एक एक नौकर की तलाशी कराऊंगा, कहीं माल उड़ा दिया होगा। जब पुलिस के जूते पड़ेंगे तो अपने आप को भूलेंगे। प्रकाश ने पुलिस का घर में आना खतरनाक समझा, कहीं उन्हीं के घर में तलाशी ले तो अनर्थ ही हो जाए। बोले, पुलिस में रिपोर्ट करना और तहकीकात कराना व्यर्थ है ठाकुर साहब। पुलिस माल तो बरामद नहीं कर सकेगी, हाँ नौकरों को मारपीट भले ही लेगी। कुछ नजर भी उसे चाहिए, नहीं तो कोई दूसरा स्वांग खड़ा कर देगी। मेरी तो सलाह है कि एक एक नौकर को एकांत में बुलाकर पूछा जाए। ठाकुर साहब ने मुंह बनाकर कहा, तुम भी क्या बच्चों जैसी बात करते हो प्रकाश बाबू। भला चोरी करने वाला अपने आप को भूलेगा, तुम मारपीट भी तो नहीं करते। हाँ, पुलिस में रिपोर्ट करना मुझे भी फिजूल मालूम होता है। माल बरामद होने से रहा, उल्टे महीनों की परेशानी हो जाएगी। प्रकाश ने कहा, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठाकुर बोले, कोई लाभ नहीं। हाँ, अगर कोई खुफिया पुलिस हो जो चुपके पता लगावे तो अलबत्ता माल निकल आए, लेकिन यहां ऐसी पुलिस कहां। तकदीर ठोक कर बैठ रहो और क्या। प्रकाश ने कहा, आप बैठे रहिए ठाकुर साहब, लेकिन मैं बैठने वाला नहीं। इन्हीं नौकरों के सामने चोर का नाम निकलवाऊंगा। ठाकुरायन बोली, नौकरों पर तो मुझे पूरा विश्वास है, किसी का नाम निकल भी आए तो मुझे संदेह ही रहेगा। किसी बाहर के आदमी का काम है, चाहे जिधर से आया हो, पर चोर आया बाहर से, तुम्हारे कोठे से भी तो आ सकता है। ठाकुर बोले, हाँ, जरा अपने कोठे पर देखो, शायद कुछ निशान मिले। कल दरवाजा तो खुला नहीं रह गया। प्रकाश का दिल धड़कने लगा। बोला, मैं तो 10 बजे द्वार बंद कर लेता हूं। हाँ, कोई पहले से मौका पाकर कोठे पर चला गया हो और वहां छिपा बैठा हो तो बात दूसरी है। तीनों आदमी छत पर गए तो बीच की मुंडेर पर किसी के पांव की रगड़ के निशान दिखे। जहां पर प्रकाश का पांव पड़ा था वहां का चूना लग जाने के कारण छत पर पांव का निशान पड़ गया था। प्रकाश ने छत पर जाकर मुंडेर की दूसरी तरफ देखा तो उसे वहां भी वैसे ही निशान दिखाई दिए। ठाकुर साहब सिर झुकाए खड़े थे, संकोच के मारे कुछ नहीं कह सकते थे। प्रकाश ने उनके मन की बात खोल दी। इससे तो स्पष्ट होता है कि चोर मेरे ही घर से आया, अब तो कोई संदेह ही नहीं रहा। ठाकुर साहब ने कहा, हाँ, मैं भी यही समझता हूं, लेकिन इतना पता लग जाने से ही क्या हुआ। माल तो जाना था, सो गया। अब चलो आराम से बैठे, आज रुपए की कोई फिक्र करनी होगी। प्रकाश ने कहा, मैं आज ही ये घर छोड़ दूंगा। ठाकुर बोले, क्यों, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। प्रकाश बोला, आप कहें, लेकिन मैं समझता हूं कि मेरे सिर पर बड़ा भारी अपराध लग गया। मेरा दरवाजा 9-10 बजे तक खुला रहता है। चोर ने रास्ता देख लिया, संभव है 2-4 दिन में फिर आ घुसे। घर में अकेली एक औरत सारे घर की निगरानी नहीं कर सकती। इधर तो रसोई में बैठी हैं, उधर कोई आदमी चुपके से ऊपर चढ़ जाए तो जरा सी आहट नहीं मिल सकती। मैं घूम घाम कर कभी 9 बजे आया, कभी 10 बजे, और शादी के दिनों में तो देर होती ही रहेगी। उधर का रास्ता बंद हो जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस चोरी की सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पर है। ठाकुरायन डर गई। तुम चले जाओगे भैया, तब तो घर और फाड़ खाएगा। प्रकाश बोला, कुछ भी हो माताजी, मुझे बहुत जल्द ये घर छोड़ना ही पड़ेगा। मेरी गफलत से चोरी हुई, उसका प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। प्रकाश चला गया तो ठाकुर ने स्त्री से कहा, बड़ा लायक आदमी है। ठाकुरायन बोलती, क्या बात है, चोर उधर से आया, यही बात उसे लग गई। ठाकुर बोले, कहीं ये चोर को पकड़ पावे तो कच्चा खा जाए, मार ही डाले। देख लेना, कभी न कभी माल बरामद करेगा। स्त्री बोली, अब इस घर में कदापि नहीं रहेगा, कितना ही समझा। ठाकुर बोले, किराए के 20 रुपए और दे दूंगा। उनकी पत्नी बोली, हम किराया क्यों दें, वो अपने आप घर छोड़ने, हम तो कुछ कहते नहीं। ठाकुर ने कहा, किराया तो देना पड़ेगा, ऐसे आदमी के साथ कुछ बल भी खाना पड़े तो बुरा नहीं लगता। उनकी पत्नी बोली, मैं तो समझता हूं वो किराया लेंगे ही नहीं। ठाकुर बोला, 30 रुपए में गुजर भी तो नहीं होता होगा।
प्रकाश ने उसी दिन घर छोड़ दिया। उस घर में रहने से जोखिम था, लेकिन जब तक शादी की धूमधाम रही प्रायः सारे दिन यहीं रहते थे। चंपा से कहा, एक सेठ जी के यहाँ 50 रुपए महीने का काम मिल गया है, मगर वो रुपए मैं उन्हीं के पास जमा करता जाऊंगा। वो आमदनी केवल जेवरों में खर्च होगी, उसमें से एक पाई भी घर के खर्च में नहीं आने दूंगा। चंपा फड़क पड़ी। पति प्रेम का यह परिचय पाकर उसने अपने भाग्य को सराहा। देवताओं में उसकी श्रद्धा और भी बढ़ गई। अब तक प्रकाश और चंपा के बीच में कोई पर्दा नहीं था। प्रकाश के पास जो कुछ था वो चंपा का था। चंपा के पास ही उसके बक्से, संदूक, अलमारी की कुंजियां रहती थी, मगर अब प्रकाश का एक संदूक हमेशा बंद रहता। उसकी कुंजी कहाँ है इसका चंपा को पता नहीं। वो पूछती, संदूक में क्या है? तो वो कह देते, कुछ नहीं, पुरानी किताबें मारी मारी फिरती थी, उठा के संदूक में बंद कर दी। चंपा को संदेह का कोई कारण नहीं था। एक दिन चंपा पति को पान देने गई तो देखा वो संदूक को खोले हुए देख रहे हैं। उसे देखते ही उन्होंने संदूक जल्दी से बंद कर दिया। उनका चेहरा जैसे फक हो गया। संदेह का अंकुर जमा, मगर पानी न पाकर सूख गया। चंपा ऐसे किसी कारण की कल्पना ही नहीं कर सकी जिससे संदेह को आश्रय मिलता। लेकिन 5000 की संपत्ति को इस तरह छोड़ देना कि उसका ध्यान ही ना आवे प्रकाश के लिए असंभव था। वो कहीं बाहर से आता तो एक बार संदूक अवश्य खोलता। एक दिन पड़ोस में चोरी हो गई। उस दिन से प्रकाश अपने कमरे में ही सोने लगा। आषाढ़ के दिन थे, उमस के मारे दम घुटता था। ऊपर एक साफ सुथरा बरामदा था जो बरसात में सोने के लिए कहा, पर प्रकाश माना नहीं। अकेला घर कैसे छोड़ दे। चंपा ने कहा, चोरी ऐसों के घर में नहीं होती, चोर घर में कुछ देखकर ही जान खतरे में डालता है, यहां क्या रखा है? प्रकाश ने क्रुद्ध होकर कहा, कुछ नहीं है, बर्तन भाड़े तो हैं, गरीब के लिए अपनी हानि ही बहुत है। एक दिन चंपा ने कमरे में झाड़ू लगाई तो संदूक को खिसकाकर दूसरी तरफ रख दिया। प्रकाश ने संदूक का स्थान बदला हुआ पाया तो सशंक होकर बोला, संदूक तुमने हटा? वो पूछने की कोई बात नहीं थी। झाड़ू लगाते वक्त प्रायः चीजें इधर उधर खिसक ही जाती है। बोली, मैं क्यों हटाने लगी? फिर किसने हटाया? मैं नहीं जानती। अरे घर में तुम रहती हो, जानेगा कौन? अच्छा, अगर मैंने हटा दिया तो इसमें पूछने की क्या बात है? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। मगर जब तक संदूक खोलकर सब चीजें न देख ले प्रकाश को चैन कहां। चंपा जैसे ही भोजन पकाने गई उसने संदूक खोला और आभूषणों को देखने लगा। आज चंपा ने पकौड़ियां बनाई थी। पकौड़ियां गरम गरम ही मजा देती हैं। प्रकाश को पकौड़ियां पसंद भी थी। उसने थोड़ी सी पकौड़ियां एक तस्तरी में रखी और प्रकाश को देनी गई कि प्रकाश ने उसको देखते ही संदूक धमाके से बंद कर दिया और ताला लगाकर उसे बहलाने के इरादे से बोला, तस्तरी में क्या लाई हो? पकौड़ियां? आज चंपा को संदेह हो गया। संदूक में क्या है ये देखने की उत्सुकता हुई। प्रकाश उसकी कुंजी कहीं छिपा कर रखता था। चंपा किसी तरह कुंजी उड़ा लेने की सोचने लगी। एक दिन एक बिसाती कुंजियों का गुच्छा बेचने आ निकला। चंपा ने उस ताले की चाबी ले ली और संदूक खोल डाला। अरे ये तो आभूषण है। उसने एक एक आभूषण को निकाल कर देखा। ये गहने कहां से आए? मुझसे कभी इनकी चर्चा नहीं की। सहसा उसके मन में भाव उठा, कहीं ये ठाकुर साहब के गहने तो नहीं है? चीजें वही थी जिनका बखान करते रहते थे। उसे अब कोई संदेह नहीं रहा। लेकिन इतना घोर पतन! लज्जा और खेद से उसका सिर झुक गया। उसने तुरंत संदूक बंद कर दिया और चारपाई पर लेटकर सोचने लगी, इनकी हिम्मत पड़ी कैसे? ये दुर्भावना इनके मन में आई ही क्यों? मैंने तो कभी आभूषणों के लिए आग्रह नहीं किया, और अगर आग्रह भी करती तो क्या इसका आशय यह होता कि ये चोरी करके लावे? चोरी आभूषणों के लिए? इनका मन क्यों इतना दुर्बल हो गया? उसके जी में आया कि इन गहनों को उठा ले और जाकर ठकुरायन के चरणों पर डाल दे। उनसे कहे कि ये मत पूछिए कि ये गहने मेरे पास कैसे आए, आपकी चीज आपके पास आ गई है, इसी से संतोष कर लीजिए। लेकिन परिणाम कितना भयंकर होगा। उस दिन से चंपा कुछ उदास रहने लगी। प्रकाश में उसे वो प्रेम नहीं रहा, न वो सम्मान भाव। बात बात पर तकरार होती। अभाव में जो परस्पर सद्भाव था वो गायब हो गया। तब एक दूसरे से दिल की बात कहते थे, भविष्य के मंसूबे बांधे जाते थे, आपस में सहानुभूति थी। अब दोनों ही दिलगीर रहते। कई कई दिनों तक आपस में बात नहीं होती। कई महीने गुजर गए। शहर के बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की जगह खाली हुई। प्रकाश ने अर्थशास्त्र पढ़ा था, लेकिन शर्त यह थी कि नकद 10,000 की जमानत दाखिल की जाए।
इतनी बड़ी रकम आए कहां से? प्रकाश तड़प कर रह जाता था। एक दिन ठाकुर साहब से इस विषय में बात चल पड़ी। ठाकुर साहब ने कहा, तुम क्यों नहीं दरखास्त भेजते? प्रकाश ने सिर झुकर कर कहा, 10,000 की नकद जमानत मांगते हैं, मेरे पास रुपए कहां रखे? अजीत तुम दरखास्त तो दो, अगर सारी बातें तय हो जाएं तो जमानत भी दे दी जाएगी, इसकी चिंता ना करो। प्रकाश ने स्तंभित होकर कहा, आप जमानत देंगे? हाँ, ये कौन सी बड़ी बात है? प्रकाश घर चला तो बहुत संजीदा था। उसको ये जगह अब अवश्य मिलेगी, फिर भी वो प्रसन्न नहीं है। ठाकुर की सरलता, उनका उस पर अटल विश्वास उसे आहत कर रहा है। उनकी शराफत उसके कमीनेपन को कुचल डालती है। उसने आकर चंपा को खुशखबरी सुनाई। चंपा ने सुनकर मुंह फेर लिया। एक क्षण के बाद बोली, ठाकुर साहब ने तुम्हें क्यों जमानत दिलवाई? प्रकाश ने चिढ़कर कहा, और किसे दिलवाता? अरे यही ना होता कि जगह नहीं मिलती, रोटियां तो मिल ही जाती, रुपए पैसे की बात है, कहीं भूल चूक हो जाए तो फिर तुम्हारे साथ उनके रुपए भी गए। प्रकाश बोला, ये तुम समझती हो कि भूल चूक होगी? क्या मैं अनाड़ी हूं? चंपा ने विरक्त मन से कहा, आदमी की नीयत भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। प्रकाश ठसक से रह गया। उसने चंपा को चुभती हुई आंखों से देखा, पर चंपा ने मुंह फेर लिया। वो उसके भावों के विषय में कुछ निश्चय नहीं कर सका, लेकिन ऐसी खुशखबरी सुनकर भी चंपा का उदासीन रहना उसे विकल करने लगा। उसके मन में प्रश्न उठा, इस वाक्य में कोई आक्षेप तो नहीं छिपा हुआ है? चंपा ने संदूक खोलकर देख तो नहीं लिया? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए इस समय वो अपनी एक आंख भी भेंट कर सकता था। भोजन करते समय प्रकाश ने चंपा से पूछा, तुमने क्या सोचकर कहा कि आदमी की नीयत तो हमेशा एक सी नहीं रहती, जैसे ये उसके जीवन या मृत्यु का प्रश्न हो? चंपा ने संकट में पड़कर कहा, कुछ नहीं, मैंने तो ऐसे ही दुनियादारी की बात की थी। लेकिन प्रकाश को संतोष नहीं हुआ। वो बोला, क्या जितने आदमी बैंकों में नौकर हैं उनकी नीयत बदलती रहती है? चंपा ने गला छुड़ाना चाहा, तुम जबान पकड़ रहे हो। ठाकुर के यहाँ इस शादी में ही तुम अपनी नीयत ठीक नहीं रख सके, 100-200 की चीजें घर रख ली। प्रकाश के दिल से बोझ उतर गया। मुस्कुराकर बोला, अच्छा तुम्हारा संकेत उस तरफ था, लेकिन मैंने कमीशन के सिवा एक पाई भी नहीं छुई, और कमीशन लेना तो बाप नहीं, बड़े बड़े हुक्काम खुले खजाने कमीशन लिया करते हैं। चंपा ने तिरस्कार के भाव से कहा, जो आदमी अपने ऊपर इतना विश्वास रखे उसकी आंख बचाकर एक पाई लेना भी मैं पाप समझती हूं। तुम्हारी सज्जनता तो मैं तब जानती जब तुम कमीशन के रुपए ले जाकर उनके हवाले कर देते। इन 6 महीनों में उन्होंने तुम्हारे साथ क्या क्या सुलूक किए कुछ याद है? मकान खुद छोड़ा, लेकिन वो 20 रुपए महीने देते जाते हैं। इलाके से कोई सौगात आती है तो तुम्हारे यहां जरूर भेजते हैं। तुम्हारे पास घड़ी नहीं थी, अपनी घड़ी तुम्हें दे दी। तुम्हारी महरी जब नागा करती है तो खबर पाते ही अपना नौकर भेज देते हैं। मेरी बीमारी में उन्होंने डॉक्टर साहब की फीस दी और दिन में 2 बार हालचाल भी पूछने आया करते थे। ये जमानत क्या छोटी बात है? अपने संबंधियों तक की जमानत कोई जल्दी से देता नहीं। तुम्हारी जमानत के लिए 10,000 नकद निकाल कर दे दिए। तुम इसे छोटी बात समझते हो? आज तुमसे कोई भूल चूक हो जाए तो उनके रुपए जब्त हो जाएंगे। जो आदमी अपने ऊपर इतनी दया रखे उसके लिए हमें प्राण देने को तैयार रहना चाहिए। प्रकाश भोजन करके लेटा तो उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही थी। दुखते हुए फोड़े में कितना मवाद भरा हुआ है, यह उस वक्त मालूम होता है जब निस्तर लगाया जाता है। मन का विकार उस वक्त मालूम होता है जब कोई उसे हमारे सामने खोल कर रख देता है। किसी सामाजिक या राजनीतिक अन्याय का व्यंग्य चित्र देखकर क्यों हमारे मन को चोट लगती है? इसलिए कि वो चित्र हमारी पशुता को खोलकर हमारे सामने रख देता है। वो जो मनोसागर में बिखरा हुआ पड़ा था, जैसे केंद्रीभूत होकर बृहदाकार हो जाता है, तब हमारे मुंह से निकल पड़ता फो। चंपा के इन तिरस्कार भरे शब्दों ने प्रकाश के मन में ग्लानि उत्पन्न कर दी। वो संदूक कई गुना भारी होकर शिला की भांति उसे दबाने लगा। मन में फैला हुआ विकार एक बिंदु पर एकत्र होकर टीसने लगा। कई दिन बीत गए। प्रकाश को बैंक में जगह मिल गई। इसी उत्सव में उसके यहां मेहमानों की दावत है। ठाकुर साहब, उनकी स्त्री बीरू और उसकी नवेली बहू सभी आए हुए हैं। चंपा सेवा सत्कार में लगी हुई है। बाहर 2-4 मित्र गा बजा रहे हैं। भोजन करने के बाद ठाकुर साहब चलने को तैयार हुए। प्रकाश ने कहा, आज आपको यहीं रहना होगा दादा, इस वक्त नहीं जाने दूंगा। चंपा को उसका यह आग्रह बुरा लगा। चारपाइयां नहीं है, बिछावन नहीं है और न काफी जगह है।
रात भर उन्हें तकलीफ देने और खुद तकलीफ उठाने की कोई जरूरत उसकी समझ में नहीं आई, लेकिन प्रकाश आग्रह करता ही रहा, यहां तक कि ठाकुर साहब राजी हो गए। 12 बज गए थे। ठाकुर साहब ऊपर सो रहे थे। बीरू और प्रकाश बाहर बरामदे में थे। 3 स्त्रियां अंदर कमरे में थी। प्रकाश जाग रहा था। बीरू के सिरहाने उसकी कुंजियों का गुच्छा पड़ा हुआ था। प्रकाश ने गुच्छा उठा लिया, फिर कमरा खोलकर उसमें से गहनों की संदूकची निकाली और ठाकुर साहब के घर की तरफ चला। कई महीने पहले वो इसी भांति कंपित हृदय के साथ ठाकुर साहब के घर में घुसा था। उसके पांव तब भी इसी तरह थरथरा रहे थे, लेकिन तब कांटा चुभने की वेदना थी, आज कांटा निकालने की थी। तब ज्वर का चढ़ाव था, उन्माद, ताप और विकलता से भरा हुआ। अब ज्वर का उतार था, शांत और शीतल। तब कदम पीछे हटता था, आज आगे बढ़ रहा था। ठाकुर साहब के घर पहुंचकर उसने बीरू का कमरा खोला और अंदर जाकर ठाकुर साहब की खाट के नीचे संदूकची रख दिया और तुरंत बाहर आकर धीरे से द्वार बंद किया और घर लौट पड़ा। हनुमान संजीवनी बूटी वाला धवलगिरी उठाए जिस गर्वीले आनंद का अनुभव कर रहे थे, कुछ वैसा ही आनंद प्रकाश को भी हो रहा था। गहनों को अपने घर ले जाते समय उसके प्राण सूखे हुए थे, मानो किसी अथाह खाई में गिरा जा रहा हो। आज संदूकची को लौटाकर उसे मालूम हो रहा था जैसे किसी विमान पर बैठा हुआ आकाश की ओर उड़ा जा रहा है, ऊपर ऊपर और ऊपर। वो घर पहुंचा तो बीरू सोया हुआ था, कुंजी उसके सिरहाने रख दी। ठाकुर साहब प्रातःकाल चले गए। प्रकाश संध्या समय पढ़ाने जाया करता था। आज अधीर होकर तीसरे ही पहर जा पहुंचा। देखना चाहता था कि आज वहां क्या गुल खिल रहे हैं। वीरेंद्र ने उसे देखते ही खुश होकर कहा, बाबूजी, कल आपके यहाँ की दावत बड़ी मुबारक थी। जो गहने चोरी हो गए थे सब मिल गए। ठाकुर साहब भी आ गए और बोले, बड़ी मुबारक दावत थी तुम्हारी। पूरा का पूरा संदूक का संदूक मिल गया, एक चीज भी नहीं छुई, जैसे केवल रखने के लिए ले गया हो। प्रकाश को इन बातों पर कैसे विश्वास आया जब तक वो अपनी आंखों से संदूक देखने ले। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि चोरी गया माल 6 महीने के बाद मिल जाए और ज्यों का त्यों। संदूक को देखकर उसने गंभीर भाव से कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, मेरी तो बुद्धि काम नहीं कर रही। ठाकुर बोले, किसी की बुद्धि कुछ काम नहीं कर रही भाई, तुम्हारी ही क्यों। बीरू की मां कहती है कि कोई दैवी घटना है। आज मुझे भी देवताओं में श्रद्धा हो गई। प्रकाश बोला, आंखों देखी बात नहीं होती तो मुझे भी कभी विश्वास नहीं आता। ठाकुर बोला, आज इसी खुशी में हमारे यहां दावत होगी। प्रकाश बोले, आपने कोई अनुष्ठान तो नहीं कराया था। अनुष्ठान तो 20 कराए थे भैया। प्रकाश बोला, बस ये अनुष्ठान की ही करामात है। घर लौटकर चंपा ने ये खबर सुनी तो वो दौड़कर गले से लिपट गई और न जाने क्यों रोने लगी, जैसे उसका बिछड़ा हुआ पति बहुत दिनों के बाद घर आ गया हो। प्रकाश ने कहा, आज उनके यहां हमारी दावत है। चंपा बोली, मैं कल 1000 कंगलों को भोजन कराऊंगी। प्रकाश ने कहा, तुम तो सैकड़ों का खर्च बता रही हो। चंपा बोली, मुझे इतना आनंद हो रहा है कि लाखों खर्च करने पर भी अरमान पूरा नहीं होगा। प्रकाश की आंखों से भी आंसू निकल आए। प्रेमचंद जी की ये लिखी हुई कहानी, शीर्षक था चमत्कार। कैसी लगी आपको हमें बताएं कमेंट में। अगर अच्छी लगी हो तो इसे आप अपने दोस्तों, परिवारजनों, बच्चों के साथ शेयर करिए। ईमानदारी का मूल्य क्या होता है ये बताइए। आज से 100 साल पहले लिखी गई ये कहानी और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। चैनल है कैसा कहानी। अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा हो, जिसमें हम साहित्य के मोती आपके लिए लेकर आते हैं, तो इसे हमें सब्सक्राइब करके अपना प्रेम जताएं। आवाज आप सुन रहे थे मंजीत ठाकुर की। नमस्कार।